चलो, करेंसी अथॉरिटी और बैंक ऑफिस फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक में जो पहला फंक्शन हम डिस्कस कर रहे थे वो करेंसी अथॉरिटी के बारे में डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, करेंसी अथॉरिटी यानी बैंक नोट इशू करने का जो सोल या फिर सुप्रीम पावर है, अथॉरिटी है, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है, सेंट्रल बैंक का है। इनके अलावा और कोई करेंसी नोट प्रिंट नहीं कर सकता है। तो जितने भी डिनोमिनेशन के करेंसी हैं वो आरबीआई प्रिंट करता है, सिवाय 1 रुपये के नोट के और कॉइन के, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा इशू किए जाते हैं। 1 रुपये के नोट पे याद रखना किसका साइन होगा? फाइनेंस सेक्रेटरी का होगा। बाकी आरबीआई के द्वारा जितने भी करेंसी, जितने भी डिनोमिनेशन के इशू किए जाएंगे, उन सारे करेंसी पे, पेपर नोट्स पे साइन होगा किसका? गवर्नर होगा। ठीक है, यानी आरबीआई के जो गवर्नर होंगे उनका साइन उस पर दिखेगा। तो अब यहाँ पे हम बात करेंगे करेंसी अथॉरिटी, जो आरबीआई को ही हमने बनाया है कि बैंक ऑफ इशू या फिर करेंसी अथॉरिटी, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अलावा कोई और करेंसी प्रिंट नहीं कर सकता है। तो ऐसा क्यों है? इसके एडवांटेज क्या है? अगर किसी एक सुप्रीम बॉडी या फिर एक सोल अथॉरिटी को हम असाइन कर रहे हैं करेंसी नोट प्रिंट करने के लिए, तो इसका एडवांटेज क्या है? तो पहला एडवांटेज है कि यूनिफॉर्मिटी होगी नोट के सर्कुलेशन में। ठीक है, नोट के सर्कुलेशन में आप देखोगे कि यूनिफॉर्मिटी देखने को मिलेगी। दूसरी तरफ अगर हम एडवांटेज की बात करें तो सेंट्रल बैंक क्या करता है? मनी सप्लाई को कंट्रोल करने का जो अथॉरिटी है वो भी आरबीआई के पास ही है। तो किसी भी इकोनॉमी में, ठीक है, अगर हम अपने कंट्री की बात करें, भारत की, तो मनी सप्लाई को कंट्रोल करने का मतलब है कि एट ए टाइम हमें देखना होगा कि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन का क्या सिचुएशन है। इन्फ्लेशन के हिसाब से मनी सप्लाई को हमें क्या करना पड़ता है? एडजस्ट करना पड़ता है। यानी मनी सप्लाई को हमें घटाना है या फिर बढ़ाना है, ये काम भी किसके द्वारा किया जाएगा? आरबीआई के द्वारा किया जाएगा। तो अगर करेंसी अथॉरिटी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है, ठीक है, नोट प्रिंट करने का जो सोल अथॉरिटी आरबीआई के पास है, तो वो क्या कर सकता है? मनी सप्लाई को इकोनॉमी के सिचुएशन या फिर कंडीशन के हिसाब से कम या ज़्यादा किया जा सकता है। इसलिए हम कह रहे हैं कि दूसरा बेनिफिट सोल अथॉरिटी आरबीआई के पास होने का ये मिल जाता है कि मनी सप्लाई को क्या कर सकते हैं? ये इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, बिकॉज करेंसी विथ पब्लिक इज पार्ट ऑफ मनी सप्लाई। ठीक है, जो पब्लिक के पास मनी है वो आपका किसका पार्ट बनता है? मनी सप्लाई का पार्ट बनता है। ठीक है, तो सेंट्रल बैंक क्या कर सकते हैं? मनी सप्लाई को कम या ज़्यादा कर सकता है इन्फ्लेशन को मेंटेन करने के लिए या फिर बैलेंस करने के लिए। इसके अलावा गवर्नमेंट क्या करती है कि गवर्नमेंट का भी सुपरविजन और कंट्रोल होता है सेंट्रल बैंक के ऊपर, यानी आरबीआई के ऊपर गवर्नमेंट का क्या है? कंट्रोल है। तो अगर कोई एक सिंगल अथॉरिटी है या फिर बॉडी है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? डायरेक्टली उसके माध्यम से सारी चीज़ें मैनेज कर लेगी या फिर हैंडल कर लेगी। उनको 10 जगह या फिर 10 अलग अलग इंस्टीट्यूशन को कांटेक्ट नहीं करना होता है। क्या करेंगे? अगर देश में अर्थव्यवस्था में अगर कोई चीज़ें या फिर फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं, तो उसको मेंटेन करने के लिए या फिर इकोनॉमिक स्टेटस को बैलेंस करने के लिए अगर किसी भी तरीके से गवर्नमेंट को अप्रोच करना है तो किसको अप्रोच करेगी? आरबीआई को। अब जैसे तुम लोग को याद होगा कि डिमोनेटाइजेशन हुआ था, तो डिमोनेटाइजेशन किसके माध्यम से हुआ? गवर्नमेंट ने आरबीआई के माध्यम से किया। तो गवर्नमेंट के पास कंट्रोल होता है, सुपरविजन करता है किसका? उस देश के सेंट्रल बैंक का, यानी आरबीआई के ऊपर भारत सरकार का कंट्रोल है और भारत सरकार के निगरानी में ही आपकी सेंट्रल बैंक वर्क करती है। चलो, तो ये हो गया कि गवर्नमेंट को सुपरविजन और कंट्रोल करने का ऑप्शन मिल जाता है अगर कोई एक सिंगल रेगुलेटरी बॉडी है। तो मॉनेटरी सिस्टम को रेगुलेट करने का जो हमारे पास रेगुलेटरी बॉडी है वो सेंट्रल बैंक या फिर आरबीआई होगी। इसके अलावा करेंसी सिस्टम में अगर हम फैक्ट की बात करें, बिलीफ सिस्टम की बात करें, ट्रस्ट की बात करें, तो ये भी तभी पॉसिबल हो पाता है कि जब हमारे पास एक
सिंगल एंटिटी हो जो मनी सप्लाई से रिलेटेड या फिर मॉनेटरी सिस्टम से रिलेटेड सारे डिसीजन को ले रही है। तो ये डिसीजन किसके द्वारा लिया जा रहा है? मॉनेटरी स्ट्रक्चर को मेंटेन करना या फिर मॉनेटरी सिस्टम को मेंटेन करना, आरबीआई। तो यहाँ पे पब्लिक का भी फैक्ट बढ़ता है जब ये सारी चीज़ें आरबीआई के माध्यम से होती है, क्योंकि लोगों को ये भरोसा होता है कि अगर जिस बैंक से भी उनका ट्रांजैक्शन हो रहा है, अगर कहीं पे भी किसी भी तरह की गड़बड़ी पाई गई तो आरबीआई कहीं ना कहीं क्या करेगा, उनके ऊपर एक्शन लेगा। तो पब्लिक का ट्रस्ट करेंसी सिस्टम में बढ़ जाता है जब उस देश की जो मॉनेटरी स्ट्रक्चर है किसी एक सिंगल एंटिटी के द्वारा, अथॉरिटी के द्वारा पूरी की जाती है। ठीक है, स्टेबलाइजेशन ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है? जो आपके करेंसी की वैल्यू है, करेंसी की वैल्यू जब हम एक्सचेंज रेट की बात करते हैं तो आप देखो, जो आपके करेंसी है, हम बात करें रुपये की, तो अलग अलग कंट्री की जो करेंसी है उसके कंपेरिजन में आपके करेंसी की वैल्यू क्या होती है? या तो घटती है या फिर बढ़ती है। तो इस आपकी कंट्री या तो स्ट्रांग होती है या फिर वीक होती है। करेंसी की वैल्यू गिरना या फिर उठना। ठीक है, करेंसी की वैल्यू गिरना या फिर उठना। तो जो आपके करेंसी की वैल्यू है उसको मेंटेन करने का काम ये किसके अंडर में होता है? आरबीआई के अंडर में होता है। यानी करेंसी की जो वैल्यू है बहुत ज़्यादा डेप्रिसिएट ना हो, उसको मेंटेन करके रखना, स्टेबल करके रखना, स्थिर रखना। जैसे पहले के टाइम पे $1 इज इक्वल टू कितना हुआ करता था? अगर हम आज से 1 साल 2 साल 3 साल पहले की बात करें तो $1 इक्वल टू 80 के करीब था। ठीक है, 80 85 धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अभी कहाँ 100 के करीब में आ गया है, 95 96। तो अब ये चीज़ें अब आने वाले टाइम में ये और भी वीक होगा, 100 भी जाएगा, 100 के पार भी जाएगा। तो अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि इसके करेंसी के वैल्यू को मेंटेन करके रखने का जो काम है वो सेंट्रल बैंक के पास ही होता है। सेंट्रल बैंक ही डिटरमाइन करती है या फिर डिसाइड करती है कि करेंसी की वैल्यू कैसे मेंटेन किया जाए। ठीक है, जो एक्सचेंज रेट है या फिर करेंसी सिस्टम इंडिया में है ये फ्री फ्लोट एक्सचेंज रेट सिस्टम है, यानी मार्केट के डिमांड और सप्लाई फोर्सेज के हिसाब से ये क्या करती है, फ्लक्चुएट होती है, चेंज होती है। ठीक है, जो फॉरेन एक्सचेंज रेट वाला जब चैप्टर डिस्कस करेंगे तो उसमें डिटेल में हम डिस्कस करेंगे कि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या होता है और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या होता है। तो अभी के टाइम पे जो हमारे कंट्री की एक्सचेंज रेट सिस्टम है वो फ्री फ्लोट है। फ्री फ्लोट मतलब मार्केट डिसाइड करेगी, डिमांड और सप्लाई जो फोर्सेज हैं उसके बेसिस पे करेंसी की वैल्यू डिटरमाइन की जाएगी कि करेंसी की वैल्यू एग्जैक्टली क्या होगी। तो कहने का मतलब है कि वैल्यू को मेंटेन करके रखने का काम ये आरबीआई के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब कंप्लीट मैकेनिज्म यहाँ पे हम डिटेल में डिस्कस अभी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि अभी आपके सिलेबस के लेवल पे वो चीज़ें डिस्कशन नहीं करनी है, लेकिन यहाँ पे बस इतना समझ लो कि इंटरनल और एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी की हम बात करें, यानी रुपये की वैल्यू डिप्रिसिएट ना हो या फिर जरूरत से ज़्यादा एप्रिसिएट ना हो, हम उसको बैलेंस करके बात कर रहे हैं, मतलब उसको स्टेबलाइज करने की, स्थिर रखने की बात कर रहे हैं। तो ये स्थिरता लाने का काम किसका है? आरबीआई का है। ठीक है, इसलिए हमने कहा कि सोल अथॉरिटी जो बैंक का होगा वो किसका होगा? सेंट्रल बैंक का होगा, इन सारी चीज़ों को मेंटेन करने का, जो अभी टॉप टू बॉटम हमने डिस्कस किया कि कौन कौन सी एक्टिविटी है और कौन कौन से आपके एडवांटेज हैं, जिसके वजह से हमने क्या किया है, एक सोल अथॉरिटी या फिर सुप्रीम बॉडी, एक इंस्टीट्यूशन को रखा है ये सारी चीज़ें मैनेज करने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा जो फंक्शन है वो है बैंकर टू गवर्नमेंट। करेंसी अथॉरिटी हो गया, दूसरा हम फंक्शन देख लेते हैं, बैंकर टू गवर्नमेंट। दूसरे फंक्शन के रूप में देखो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये एक्ट करता है एक बैंकर के रूप में, और ये बैंकर किसके लिए? गवर्नमेंट के लिए। ठीक है, जैसे हमारा और आपका बैंक
आरबीआई नहीं है। हमारा जो बैंकिंग ट्रांजैक्शन या लेन देन की एक्टिविटी है वो हम किसके साथ करते हैं? किसी भी कमर्शियल बैंक के साथ। तो ठीक उसी तरीके से जो गवर्नमेंट के अकाउंट या फिर फंड को मैनेज करने का काम करता है वो आरबीआई होता है। तो अगर गवर्नमेंट के बैंक की बात करें तो गवर्नमेंट का बैंक कौन है? आरबीआई। और हमारा और आपका बैंक कमर्शियल बैंक है। तो उसी तरीके से बैंकों का बैंक भी सेंट्रल बैंक होता है, आरबीआई होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट वाले फंक्शन में इसको डिस्कस करेंगे। तो बैंकर टू गवर्नमेंट का मतलब है कि गवर्नमेंट के जितने भी बैंकिंग या फिर ट्रांजेक्शन से रिलेटेड आपके सारी एक्टिविटी को परफॉर्म करना है वो सारी चीजें किसके द्वारा होगी? आरबीआई के द्वारा होगी। तो गवर्नमेंट का बैंक आपका आरबीआई कंसीडर किया जाता है। और ये 3 तरीके से वर्क करते हैं। ठीक है, 3 एस्पेक्ट में हम एक आरबीआई के वर्क को एज ए बैंकर के रूप में देखेंगे। तो एज ए बैंकर ये वर्क करते हैं, एक एज ए एजेंट काम करते हैं और फाइनेंशियल एडवाइजर की तरह काम करते हैं। यानी 3 एस्पेक्ट में हम इनके एक्टिविटी को देखते हैं, बैंकर, इसके बाद एजेंट और फाइनेंशियल एडवाइजर। इनका जो फंक्शन है, ठीक है, एज ए बैंकर 3 फॉर्मेट में है। कौन कौन सा? एज ए बैंकर, एज ए एजेंट और एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर। जब बैंकर की बात करते हैं तो बैंकर के रोल में कौन कौन सी एक्टिविटी इनके अंदर आ जाती है? तो एज ए बैंकर ये वर्क करते हैं करेंट अकाउंट मेंटेन करने का काम। गवर्नमेंट का जो करेंट अकाउंट है वो मेंटेन किया जाता है किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा। ठीक है, करेंट अकाउंट, ताकि वो सारी कैश बैलेंसेज मेंटेन किया जा सके गवर्नमेंट के लिए। ठीक है, रिसिप्ट और पेमेंट, गवर्नमेंट की जितनी भी रिसिप्ट हैं या फिर गवर्नमेंट के जितने भी खर्चे हैं, पेमेंट्स हैं, वो सारी चीजें किसके द्वारा कैरी आउट की जाएंगी? आरबीआई के द्वारा की जाएंगी। तो आरबीआई गवर्नमेंट के बिहाफ पे अगर कोई रिसिप्ट है वो एक्सेप्ट करता है, कोई पेमेंट है तो वो पूरा करता है गवर्नमेंट के लिए। और बैंकिंग ऑपरेशन जितने भी हैं बैंक के, मतलब गवर्नमेंट के लिए, वो बैंकिंग से रिलेटेड वो सारी चीज़ें भी आरबीआई ही पूरी करती है। तो गवर्नमेंट के बैंकर के रूप में हमने ये एक्टिविटी देखी। इसके अलावा लोन्स एंड एडवांसेज की भी हम बात करते हैं। अगर गवर्नमेंट को लोन भी चाहिए होगा, पैसे की भी रिक्वायरमेंट है, तो गवर्नमेंट क्या करती है? आरबीआई से फंड बोरो कर लेती है। ठीक है, तो आरबीआई फंड बोरो करती है टेम्प्रोरी पीरियड के लिए। जो गवर्नमेंट के बाद ट्रेजरी बिल होता है, तो ट्रेजरी बिल को एज ए कोलेट्रल बैंक को प्रोवाइड किया जाता है, बैंक यानी आरबीआई को प्रोवाइड किया जाता है। और आरबीआई उस कोलेट्रल के बेसिस पे गवर्नमेंट को क्या करती है? लोन्स एंड एडवांसेज प्रोवाइड करती है। तो यानी ऐसा नहीं है कि केवल एज ए बैंकर में केवल ट्रांजेक्शन के लिए हम देख रहे हैं या फिर लेन देन की एक्टिविटी, रिसिप्ट और पेमेंट की एक्टिविटी है या फिर कैश बैलेंस को मेंटेन करना, नहीं, जितने भी ये सारी एक्टिविटी हैं, इसके अलावा अगर गवर्नमेंट को किसी भी पर्टिकुलर पर्पस के लिए फंड की रिक्वायरमेंट है और फंड कम पड़ रहा है, तो गवर्नमेंट पब्लिक से भी फंड बोरो करती है। ठीक है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन से भी मनी बोरो करती है, चाहे आईएमएफ हो या फिर वर्ल्ड बैंक हो या फिर फॉरेन गवर्नमेंट से भी फंड बोरो किया जाता है। फॉरेन गवर्नमेंट जैसे आपका जापान हो गया या फिर इसी तरीके से आपके और भी गवर्नमेंट है, वहां से फंड बोरो किया जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में गवर्नमेंट के पास एक ऑप्शन ये भी होता है कि फंड की रिक्वायरमेंट को क्या करें? आरबीआई से फुलफिल करें। ठीक है, तो जब आरबीआई से फंड बोरो किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, इसको डेफिसिट फाइनेंसिंग कहते हैं। डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब कि अगर फंड की रिक्वायरमेंट है तो आरबीआई क्या करेगी? नए नोट प्रिंट करके किसको देगी? गवर्नमेंट को। और गवर्नमेंट क्या करेगी? उसके बदले कोलेट्रल सिक्योरिटी के फॉर्म में ट्रेजरी बिल इशू कर देगी। किसको? आरबीआई को। तो उस ट्रेजरी बिल के बिहाफ पे गवर्नमेंट क्या करेगी? फंड बोरो कर लेगी आरबीआई से। और आरबीआई क्या करेगा? नए नोट करेंसी प्रिंट करके गवर्नमेंट को देगी। ठीक है, चलो, तो मनी बोरो किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा बाय सेलिंग ट्रेजरी बिल्स टू सेंट्रल बैंक। ठीक है, गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल किसको दे रही है? सेंट्रल बैंक को। ठीक है, और उसके बदले पैसा सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट को दे देगी। ठीक है, कोई नहीं, आने वाले चैप्टर जो बजट स्टार्ट करेंगे ना, बजट में भी इसको हम डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होती है डिस्कस करेंगे।
तो ये जो एक्टिविटी हमने डिस्कस करी कि किस फॉर्म में डिस्कस करी, एज ए बैंकर के फॉर्म में। अब हम आ जाते हैं कि एज ए एजेंट के रोल में इनके क्या एक्टिविटी होती है, इनके मतलब आरबीआई की। पब्लिक डेट को मैनेज करने का काम आरबीआई करती है। यानी गवर्नमेंट को फंड की रिक्वायरमेंट होगी तो हमने क्या कहा कि गवर्नमेंट पब्लिक से भी डेट लेती है, फंड बोरो पब्लिक से भी किया जाता है, तो डायरेक्टली गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं होती है। ये सारी एक्टिविटी किसके द्वारा मैनेज की जाती है, आरबीआई करती है। यानी पब्लिक, अगर पब्लिक से फंड रेज करना है, बोरो करना है गवर्नमेंट के लिए, तो एज ए एजेंट के फॉर्म में ये सारी एक्टिविटी आरबीआई करेगी। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ये एक्टिविटी किया जाएगा। तो पब्लिक डेट को मैनेज करने का काम कौन कर रहा है, सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई। ठीक है, और ये जो रोल है वो किस हेड के अंदर आएगा, एजेंट के अंदर आएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना, एमसीक्यू में पूछ सकता है कि पब्लिक डेट को मैनेज करने का जो एक्ट है वो एज ए बैंकर टू गवर्नमेंट के किस रोल में आएगा, बैंकर, एजेंट या फिर फाइनेंशियल एडवाइजर, या फिर एक और कोई ऑप्शन दे देगा, तो आपको कौन सा टिक करना होगा, एजेंट वाला टिक करना होगा। चलो आगे देखते हैं। एजेंट का हो गया। एजेंट के बाद फाइनेंशियल एडवाइजर के फॉर्म में कौन सा एक्टिविटी इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो फाइनेंशियल एडवाइजर में सेंट्रल बैंक एडवाइज करता है गवर्नमेंट को जो इकोनॉमिक या फिर जो मॉनेटरी मैटर्स है या फिर मॉनेटरी प्रैक्टिसेज है या फिर इकोनॉमिक कंडीशन देश की है, उसको कैसे हम और इम्प्रूव कर सकते हैं, उससे रिलेटेड जितने भी आपके डिसीजंस होंगे उसके लिए एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर के फॉर्म में आरबीआई वर्क करता है। यानी गवर्नमेंट को ये क्या करता है, गाइडलाइंस या फिर सपोर्ट प्रोवाइड करता है या फिर उनको सजेशन देता है, फीडबैक देता है कि इकोनॉमिक कंडीशन को और कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। ठीक है, तो टाइम टू टाइम इकोनॉमिक, फाइनेंशियल और मॉनेटरी मैटर्स पे सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट को एडवाइज करता है, और ये जो एडवाइस की एक्टिविटी है इसको हम कंसीडर करते हैं क्या चीज़ में, फाइनेंशियल एडवाइजर के फॉर्म में। बात आई समझ में। तो फाइनेंशियल एडवाइजर का मतलब हो गया कि फाइनेंशियल मैटर से रिलेटेड जितने भी दिशा निर्देश हैं, सजेशन है, फीडबैक हैं, वो सारी चीज़ आरबीआई के द्वारा गवर्नमेंट को दी जाएगी। चलो तीसरा फंक्शन पे आ जाते हैं, बैंकर्स बैंक। बैंकर्स बैंक, बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर, बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर। अब यहाँ पे बैंक के अगले फंक्शन की बात कर रहे हैं, और अगला फंक्शन क्या है कि जो आरबीआई है न सिर्फ सोल अथॉरिटी देख रहे हैं कि बैंक नोट इशू करने की है, न सिर्फ वो गवर्नमेंट के लिए एक बैंक के रूप में काम कर रहा है, बल्कि जितने भी बैंक हैं उनके लिए भी ये बैंक के रूप में काम कर रहा है। इसलिए हम कह रहे हैं बैंकों का बैंक। क्या समझे, जैसे आपका जो इंडिविजुअल बेसिस पे बैंक अकाउंट है वो किसी न किसी एक पर्टिकुलर कमर्शियल बैंक के पास है, चाहे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो या फिर आपका बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, कॉर्पोरेशन बैंक हो गया, ठीक है, इलाहाबाद बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, दुनिया भर के बैंक है। तो हमारा और आपका बैंक कहाँ पे है, किसी न किसी एक पर्टिकुलर बैंक में है। ठीक उसी तरीके से जितने भी ये सारे बैंक हैं इनका भी अकाउंट कहाँ पे ओपन होता है, आरबीआई के पास। तो जितने भी बैंक हैं उन सबका बैंक अकाउंट मेंटेन होता है कहाँ पे, आरबीआई के पास। उन सबका अकाउंट आरबीआई के पास रहता है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि ये बैंकों का बैंक है। ठीक है, हमारा बैंक कमर्शियल बैंक, और कमर्शियल बैंक का बैंक सेंट्रल बैंक आरबीआई। ठीक है, तो ये एक लेवल ऊपर हो गया। तो कमर्शियल बैंक की जो एक्टिविटी है किसी भी कंट्री में, वो सारी चीजें कैसे मैनेज हो रही हैं या फिर कमर्शियल बैंक किस तरीके से अपने एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहे हैं,
उनके ऊपर कोई ना कोई तो निगरानी रखने वाला चाहिए। जितने भी आपके कमर्शियल बैंक है वो किस तरीके से अपना बैंक ऑपरेट कर रहे हैं, कैसे मैनेज कर रहे हैं, कैसे सारी चीज़ें रेगुलेट कर रहे हैं, कस्टमर को कैसे सर्विस दे रहे हैं, उनको भी रेगुलेट करना या फिर मॉनिटर करने का काम किसी न किसी के पास तो होना चाहिए ना, कि ये कस्टमर को कैसे ट्रीट कर रहे हैं या फिर कस्टमर को सर्विसेज किस तरीके से दे रहे हैं। तो इनके ऊपर निगरानी रखने का काम, इनको कंट्रोल करने का काम, इनको मॉनिटर करने का काम, सुपरवाइज करने का काम कौन करता है? आरबीआई। यानी आरबीआई के पास वो पावर है या फिर वो अथॉरिटी है जिसके माध्यम से जितने भी कमर्शियल बैंक हैं उनको वो कंट्रोल कर सके, ठीक है, उनको मॉनिटर कर सके। और किसी तरीके से अगर किसी गलत एक्टिविटी में पाए जाते हैं, कुछ फ्रॉड करते हैं या फिर जो गाइडलाइंस आरबीआई का है उसको फॉलो नहीं करते हैं तो इनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा, पेनल्टी, जुर्माना लगाया जा सकता है, ठीक है। तो आए दिन आप न्यूज में देखते भी होंगे कि आरबीआई ने इस पर्टिकुलर बैंक पे क्या किया, पेनल्टी लगा दिया, ठीक है। तो इस तरीके से कभी भी कोई भी कमर्शियल बैंक, ठीक है, या फिर स्मॉल फाइनेंस बैंक हो या फिर बहुत सारे बैंक हैं जिनको आरबीआई रेगुलेट करता है, मॉनिटर करता है, तो कोई भी व्यक्ति मतलब यहाँ पे बैंक की बात करें, अगर कोई भी बैंक अगर अपनी एक्टिविटी सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहा है तो आरबीआई उसकी खातिरदारी करता है, ठीक है, बढ़िया से। तो बहुत सारे कमर्शियल बैंक हैं हमारे कंट्री में और उनको रेगुलेट करने का काम, सुपरवाइज करने का काम कि वो प्रॉपर तरीके से फंक्शन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये आरबीआई के अंडर में होता है, क्योंकि आपका क्या है, सुप्रीम या फिर एपेक्स बॉडी है, सेंट्रल बैंक है, और इसलिए क्या है कि सारे बैंकों का बैंक है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या कह रहे हैं कि जो रिलेशनशिप है कमर्शियल बैंक और किसका, जनरल पब्लिक के साथ, अगर हम रिलेशनशिप की बात करें कि कमर्शियल बैंक का जिस तरीके से रिलेशन एक पब्लिक के साथ है, ठीक उसी तरीके से आपका आरबीआई का या फिर सेंट्रल बैंक का रिलेशन आपका किसके साथ होगा, कमर्शियल बैंक के साथ होगा, ठीक है। तो वी आर द सेम रिलेशनशिप विद कमर्शियल बैंक एज कमर्शियल बैंक मेंटेन्स विद जनरल पब्लिक। आगे बात समझे। तो अब हम बैंकर्स बैंक और सुपरवाइजर की जो एक्टिविटी है, बैंकर्स बैंक, यहाँ पे एंड लिख लेना, बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर, दो पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। तो पहला आप देख लेते हैं कि एज ए बैंकर इनकी क्या क्या एक्टिविटी है, किसकी, एज ए बैंकर इनकी क्या एक्टिविटी है। अगर इनकी बोल रहा हूँ तो मतलब किसकी एक्टिविटी है, आरबीआई की। तो नंबर 1 कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व, ठीक है। एज ए बैंकर की अगर हम बात करें तो हम कह रहे हैं ये कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व की काम करते हैं। याद है जब हम क्रेडिट क्रिएशन की बात कर रहे थे कि कमर्शियल बैंक क्रेडिट क्रिएशन या फिर मनी क्रिएशन की एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है, तो जो भी डिपॉजिट्स आते हैं वो पूरा डिपॉजिट आप लोन्स एंड एडवांसेज के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं, बल्कि कुछ पोर्शन आपको रिजर्व के फॉर्म में रखना होता है। और इसलिए हमने उस रिजर्व का नाम दिया था क्या चीज, लीगल रिजर्व रेशियो। और इसके अंदर दो तरह के रिजर्व आते हैं, कौन कौन से, कैश रिजर्व रेशियो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, सीआरआर और एसएलआर। तो यहाँ पे जब बात कर रहे हैं कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व की, तो जो सीआरआर बैलेंस, ठीक है, कैश रिजर्व रेशियो, ये जो बैलेंस मेंटेन किया जाता है ये कहाँ पे मेंटेन किया जाता है, तो ये कोई भी कमर्शियल बैंक को डिपॉजिट का कुछ पोर्शन आरबीआई के पास डिपॉजिट रखना होता है कैश के फॉर्म में, इसलिए इसका नाम रखा कैश रिजर्व रेशियो। यानी आरबीआई डिटरमाइन करेगी कि आपको जो भी डिपॉजिट्स आएंगे उस डिपॉजिट का अगर कह दे कि 4% आपको सीआरआर बैलेंस मेंटेन करना है, तो 4 रुपये कहाँ चला जाएगा, कैश के फॉर्म में आरबीआई के पास, ठीक है।
तो ये हम एनडीटीएल के बेसिस पे निकालते हैं, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी के बेसिस पे, कि एनडीटीएल का कितना पोर्शन आपको आरबीआई के पास डिपॉजिट करना है। ये कौन डिसाइड करता है? आरबीआई डिसाइड करता है कि कैश रिजर्व का कितना बैलेंस आपको मेंटेन करना है, किसके पास? आरबीआई के पास। तो कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व का मतलब समझे कि नेट डिमांड और टाइम लायबिलिटी का वो प्रोपोर्शन या फिर परसेंटेज जो आरबीआई के पास कमर्शियल बैंक को रखना होता है, किस फॉर्म में? कैश के फॉर्म में। इसलिए हमने नाम रखा कैश रिजर्व, ठीक है, कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व। तो इसलिए हमने कहा कि कमर्शियल बैंक को सर्टेन प्रोपोर्शन ऑफ डिपॉजिट, जिसको हम कैश रिजर्व रेशियो के नाम से जान रहे हैं, CRR के नाम से, सेंट्रल बैंक के पास रखना होगा, ठीक है। इसलिए होगा आपका क्या हो गया? कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? ठीक है। दूसरा देखो, दूसरा क्या है? लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट। अब तो ज्यादा समझ में आ रहा होगा, हाँ? अब तो सारी चीजें तुम लोग के दिमाग में रिकॉल हो रही होंगी, एक बार तो पढ़ ही लिए हो, क्यों? अब तो रिवीजन चल रहा है। कि नया नया जैसा लग रहा है? इसको लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट लिखो भाई, लिखो लिखो, इसका कुछ नहीं हो सकता। लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट। फीस नहीं दोगे तो यही हाल होगा, याद नहीं आएगा तुमको, ठीक है। दे दिए? किसको दे दिए? किसी और को दे दिए हो क्या? मुझे नहीं मिला है? किसी और के क्यूआर कोड पे भेज दिए हो क्या? हाँ, चेक कर लेना, चेक कर लेना, कहीं और तो नहीं चला गया। चलो देखो, लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट का मतलब है कि जब गवर्नमेंट को पैसे की रिक्वायरमेंट थी तो वो भी किसके पास गया? आरबीआई के पास। ठीक उसी तरीके से अगर किसी कमर्शियल बैंक को भी पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ जाए और हर जगह हाथ पांव मार ले और कहीं से नहीं अरेंज हो रहा है तो क्या कहेगा? जिसका कोई नहीं होता उसका कोई नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे आरबीआई, ठीक है, यहाँ पे भी कोई नहीं है, ठीक है, यहाँ पे भी कोई नहीं है। तो बात कर रहे हैं कि आरबीआई कि कमर्शियल बैंक को पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ेगी और कहीं से भी फंड की व्यवस्था नहीं हो पा रही है तो ये जाएंगे आरबीआई के पास। अंतिम जो चारा है, उपाय है या फिर ऑप्शन है, ये आरबीआई ही है, ठीक है। आरबीआई ही इनको बचाएगा, ठीक है। बोलते हैं ना, यही माई बाप है, तो यही है, ठीक है। लेंडर, अच्छा, आरबीआई का कौन है? हाँ, ये तो भारी समस्या है, उसका कोई है? वो तो खुद ही माई बाप है, उसका क्या है? ठीक है, देखो, तो लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट कि किसी भी केस में कमर्शियल बैंक को अगर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है, फाइनेंशियल इमरजेंसी पड़ गई है और कहीं से फंड का अरेंजमेंट नहीं हो रहा है तो सेंट्रल बैंक को अप्रोच करते हैं कि लोन्स एंड एडवांसेज उनको दे दिया जाए, और सेंट्रल बैंक क्या करते हैं? उनको असिस्ट करते हैं और फंड प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जो भी अप्रूव्ड सिक्योरिटी होगी या फिर बिल्स ऑफ एक्सचेंज होंगे उनको डिस्काउंट करके ये दे देते हैं, ठीक है। डिस्काउंटिंग ऑफ अप्रूव्ड सिक्योरिटी एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज, तो कुछ ना कुछ कोलेटरल सिक्योरिटी के बेसिस पे आरबीआई इनको फंड प्रोवाइड कर देती है। आगे बात समझ में? सब सिंपल है, ठीक है। कहीं पे दिक्कत होगा तो बता देना। चलो अब एक एक्टिविटी और देख लेते हैं एज ए बैंकर के फॉर्म में। वो कौन सा है? क्लियरिंग हाउस। क्लियरिंग
हाउस। हाउस क्लियर नहीं करना है, क्या करना है? हाँ, क्लियरिंग हाउस का मतलब हो गया कि पेमेंट और सेटलमेंट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। सिंपली जैसे आप आपस में दो लोग हो, पर्सन ए ने बी से कुछ रुपए लिए और फिर बाद में पर्सन बी ने ए से कुछ रुपए लिए और फिर आपस में क्या कर रहे हैं, दोनों सेटलमेंट कर ले रहे हैं कि एग्जैक्टली किसको कितना वापस करना है। तेरे को मेरे को देना है कि मेरे को तेरे को देना है, नहीं समझे? समझ गए ना? तो इस तरीके से सेटलमेंट किया जाता है। तो क्योंकि आरबीआई के पास सारे बैंक का अकाउंट है और सारे बैंक आपस में कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप देखोगे कि डेबिट और क्रेडिट बैलेंस दिखेगा बैंकों का। तो अब ये डेबिट क्रेडिट जो है, हाँ क्या हो गया, कहाँ चेक कर रही है? ये देखो बैंक का पढ़ा रहे हैं तो ये बैंक का ओटीपी आ रहा है। चलो ठीक है, इधर दो। तो हम कह रहे हैं कि क्लियरिंग हाउस की जो एक्टिविटी है वो आरबीआई के पास, क्योंकि सारे कमर्शियल बैंक का क्या है, अकाउंट मेंटेन हो रहा है। तो अगर कोई भी ट्रांजैक्शन बैंक का आपस में हो रहा है, तो अगर किसी भी केस में जो सेटलमेंट है, आरबीआई क्या करेगी, एक दूसरे का जो सेटलमेंट है, अगर डेबिट और क्रेडिट का जो बैलेंस है अगर सरप्लस में है या फिर डेफिसिट में है, तो क्योंकि आपस में ट्रांजैक्शन हो रहा है, लेन देन के कई सारे एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, आपस में बहुत सारे अलग अलग आप क्या कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। तो एग्जैक्टली जो आपने अमाउंट बोरो किया है या फिर लेंड किया है, वो रिटर्न करने के बजाय या फिर पेमेंट करने के बजाय आप बैलेंस निकाल लो। तो जब बैलेंस निकालोगे तो वो बैलेंस या तो डेबिट आएगा या फिर क्रेडिट आएगा, तो फिर आप क्या करोगे, उसी के हिसाब से सेटलमेंट कर लोगे, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल में हमने कहा कि अगर दो व्यक्ति हैं और आपस में उन्होंने एक दूसरे के लिए लेन देन की एक्टिविटी कर रखी है, तो आप अल्टीमेटली क्या करेंगे, बैलेंस अमाउंट निकालेंगे। बैलेंस अमाउंट कैसे निकालेंगे, डिफरेंस निकालने के बाद, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं ताकि थोड़ा सा क्लैरिटी मिल जाए। मान लो यहाँ पे पर्सन ए है और यहाँ पे पर्सन बी है। ए ने बी को मान लो 100 रुपये दिए और बी ने ए को 30 रुपये दिए, ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो अब बताओ, ए 100 रुपये दिया है बी को और बी बाद में 30 रुपये दिया है ए को। तो अब ए क्या कहेगा कि मुझे पूरा 100 रुपया वापस करो, क्या कहेगा, 70 रुपये में सेटलमेंट हो जाएगा, कहानी खत्म हो जाएगी। नहीं नहीं नहीं, मुझे वही वाला 100 रुपया वापस करो, कहेगा नहीं ठीक है, तो तुम भी वो मेरा 30 रुपया वाला वही वाला 30 रुपया वापस करो। इससे अच्छा है कि हम क्या करते हैं, सेटलमेंट कर लेते हैं, डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो क्लियरिंग हाउस का काम जो आरबीआई का है वो कुछ इस तरीके से है कि एक तरफ आपका ये आरबीआई है और आरबीआई के अंडर में कई सारे बैंक्स का अकाउंट है, चाहे एक्सिस बैंक हो, चाहे एसबीआई हो, चाहे एचडीएफसी बैंक हो, या फिर पंजाब नेशनल बैंक हो, या फिर सिंडिकेट बैंक हो, केनरा बैंक हो। अब आरबीआई के पास सबके अकाउंट है, इनके बीच में कई सारे आपस के ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, इंटर बैंक ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, ठीक है, इंटर बैंक ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। तो अब हाँ सारे बैंक का आपस में क्या होगा, कहीं ना कहीं एक दूसरे से इनकी ट्रांजैक्शन हो रही है। तो ये जो सेटलमेंट है एज ए क्लियरिंग हाउस, आरबीआई क्या करेगा कि इन बैंकों का जो ट्रांजैक्शन है या फिर बैलेंस है वो सेटल करने का काम करेगा। मान लो यहाँ पे हमने कहा एक्सिस बैंक ने एसबीआई को कुछ पेमेंट किया, एसबीआई ने एक्सिस बैंक को कुछ पेमेंट किया, तो एग्जैक्टली जो अमाउंट होगा वो क्या किया जाएगा, सेटअप कर दिया जाएगा। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है संदीप? ठीक है,
तो यहाँ पे पूरा पूरा बैलेंस आपको किसी को ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है। जो ओरिजिनल अमाउंट आपने बोरो किया है या फिर पे किया है, बल्कि हम क्या कर रहे हैं, सेटल कर रहे हैं डिफरेंस अमाउंट। ठीक है, तो ये काम आपका आरबीआई एज ए क्लियरिंग हाउस करती है। ठीक है, तो सेंट्रल बैंक ये काम कैसे कर रही है, क्योंकि कैश रिजर्व होल्ड किया जाता है आरबीआई के द्वारा जितने भी कमर्शियल बैंक हैं, इसलिए इजी और कन्वीनियंट होता है एज ए क्लियरिंग हाउस वर्क करना। ठीक है, चलो कहानी कैसे होती है, क्लेम का सेटलमेंट कैसे होता है, वो सारी चीज़ें हमने बता दी। ठीक है, डेबिट और क्रेडिट एंट्री यहाँ पे की जाएगी और उसके माध्यम से आपका जो अमाउंट है वो ट्रांसफर करके सेटल कर दिया जाएगा। तो ये हो गया आपका कौन सा वर्क, बैंकर्स बैंक में बैंकर वाला वर्क। अब इसके बाद कौन सा फंक्शन आएगा, हाँ, सुपरवाइजर वाला था। ठीक है, अब सुपरवाइजर वाला फंक्शन कौन सा है, एज ए सुपरवाइजर आरबीआई बैंकों के लिए कौन सा रोल प्ले करता है। तो इसमें देखो, एक है आपका रेगुलेशन का, ठीक है, रेगुलेशन ऑफ बैंक, और दूसरा कंट्रोल का। जब एज ए सुपरवाइजर की बात करोगे तो दो तरह की एक्टिविटीज में आ जाएगी, रेगुलेटर का काम और दूसरा कंट्रोल करने का काम। ठीक है, रेगुलेशन या फिर रेगुलेट करना, दूसरा आपका कंट्रोल करना। रेगुलेट कैसे किया जाएगा, ध्यान रखो, अगर किसी भी तरीके से अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को बैंक के रूप में वर्क करना है तो उसके लिए बैंकिंग लाइसेंस लेनी पड़ेगी। बिना बैंकिंग लाइसेंस का आप बैंक ऑपरेट नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे ये जो रोल है कि हम एक लाइसेंस प्रोवाइड कर रहे हैं बैंक ऑपरेट करने के लिए, वो लाइसेंस कौन देगा, आरबीआई देगा, और वो लाइसेंस देने का काम किसके अंदर आएगा, रेगुलेटर के अंदर आएगा। ठीक है, तो लाइसेंस देने का काम हो, या फिर अगर कोई एग्जिस्टिंग बैंक है उसको नया ब्रांच ओपन करना है तो उसके लिए भी उसको परमिशन लेना पड़ेगा, और ये परमिशन कौन देगा, आरबीआई ही देगा उस कमर्शियल बैंक को। ठीक है, एसेट्स को लिक्विडेट करना है या फिर सेल करना है बैंक के एसेट को, तो इसके लिए भी आपको आरबीआई से परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, मैनेजमेंट या फिर मर्जर हो, एक्विजिशन हो, या फिर बैंक को बंद करने की बात हो, वाइंडिंग ऑफ अ बैंक, ये भी एक्टिविटी किसके द्वारा की जाएगी, आरबीआई के द्वारा ही की जाएगी। किस फॉर्म में, एक रेगुलेटर के फॉर्म में। कंट्रोल की बात कर लेते हैं। यहाँ पे जितने भी कमर्शियल बैंक हैं, क्योंकि हम ये सुपरवाइजर या फिर बैंकर्स बैंक किसके लिए बात कर रहे हैं, कमर्शियल बैंक के लिए बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे कमर्शियल बैंक सही तरीके से अपने ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, अपनी सारी एक्टिविटी सही से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों को मॉनिटर करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि गाइडलाइंस इनके द्वारा फॉलो किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। जो भी टर्म्स एंड कंडीशन या फिर गाइडलाइंस है, क्या वो उसको वायलेट तो नहीं कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट में तो काम नहीं कर रहे हैं, जो भी डॉक्यूमेंटेशन या फिर प्रोसीजर है उसको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर इसके अगेंस्ट में अगर कोई काम कर रहे हैं तो फिर क्या किया जाएगा, इनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। तो ये एक्शन कौन लेगा, आरबीआई ही लेगा। ठीक है, तो पीरियोडिक इंस्पेक्शन किया जाता है कि बैंक अगर सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये कैसे हमें पता चलेगा। तो आरबीआई पीरियोडिक बेसिस पे क्या करेगी, इंस्पेक्शन करेगी एक रेगुलर इंटरवल पे, और देखेगी कि हाँ इनके द्वारा जो एक्टिविटी है वो सही से परफॉर्म की जा रही है कि नहीं की जा रही है। तो पीरियोडिक इंस्पेक्शन किया जाएगा बैंक्स का, और देखा जाएगा कि जो रिटर्न्स है या फिर इनकम स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट है बैंक का, वो रेगुलर बेसिस पे इनके द्वारा भेजा जा रहा है कि नहीं भेजा जा रहा है, रिटर्न फाइल किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। ठीक है, तो दो फंक्शन आज हमने देख लिए, कौन कौन से, बैंकर टू गवर्नमेंट और
बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर। और स्टार्टिंग में हमने डिस्कस कर लिया कि जो सोल अथॉरिटी बैंक नोट इशू करने का है उसका एडवांटेज क्या है। कल की क्लास में कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट डिस्कस करेंगे, तो यहाँ तक रिवाइज कर लेना तुम लोग। क्लास ज्वाइन किए थे? 2 मिनट।